नमस्कार। मैं शिमला से डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह सच्ची मुठभेड़ के साहित्यिक मंच पर पुस्तक समीक्षा के आयोजन में अपनी कहानियों की एक पुस्तक प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरे हाल ही में प्रकाशित इस कहानी संग्रह का शीर्षक है जब तक जिंदा हैं। जब तक जिंदा हैं, ये इसका फ्रंट कवर है और ये रहा बैक कवर, जिस पर लेखकीय परिचय अंकित है और पुस्तक परिचय इसके दोनों फ्लैप्स पर दिया गया है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य निकेतन उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुई है और इसमें कुल 10 कहानियां संग्रहित हैं। मैं कहानी क्रम को प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली कहानी है जब तक जिंदा हैं, जिस पर पूरे संग्रह का शीर्षक आधारित है। दूसरी कहानी है मुमूर्षा। तीसरी कहानी है बामण का कर्ज। चौथी कहानी है चंदू टुंडा। पांचवी कहानी है लच्छी। छठी कहानी है महत्वाकांक्षा। सातवीं कहानी है ममा। आठवीं कहानी है पुराना मित्र। नौवीं कहानी है पटवाड़ और 10वीं और अंतिम कहानी है मुआवजा। कुल 10 कहानियां इस संग्रह में हैं। सभी कहानियों के कथ्य और विषय अलग अलग हैं। 2 कहानियां हैं जब तक जिंदा हैं और चंदू टुंडा, जो ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं। किस प्रकार गांव के लोग छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं और मुकदमेबाजी तक बढ़ जाते हैं, कचहरियों में पहुंच जाते हैं। इसी तथ्य पर आधारित ये 2 कहानियां हैं। फिर एक कहानी है बामण का कर्ज। ये भी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। किस प्रकार आज भी गांवों में पारंपरिक जीवन मूल्यों का निर्वहन किया जा रहा है, परंपराओं को सहेजा जा रहा है, इस बात पर केंद्रित है यह कहानी। एक कहानी है मुमूर्षा। गांवों में आज के तथाकथित आधुनिक युग में भी प्राचीन अंधविश्वासों, मान्यताओं, धारणाओं एवं किंवदंतियों की भूमिका पर केंद्रित है ये कहानी। फिर एक कहानी है लच्छी, जो एक परित्यक्ता लेकिन बेसहारा स्त्री के बदचलन हो जाने और फिर उसके भाग्य और जीवन दिशा में नए मोड़ के आने पर आधारित एक कहानी है। एक कहानी है महत्वाकांक्षा, जो मनुष्य के अति उच्चाकांक्षा के पागलपन की हद तक जाने की कथा है। फिर एक कहानी है ममा, जो एक विधवा एवं एकल स्त्री के द्वारा बच्चे की परवरिश पर केंद्रित है और साथ ही बच्चे के हृदय में मां के प्रति अगाध स्नेह, अनुराग एवं त्याग भाव की कथा है। फिर एक छोटी कहानी है पुराना मित्र, जो आजकल के अति व्यस्त युग में, व्यस्त जीवनचर्या में मैत्री भाव के अस्त व्यस्त हो जाने की कहानी है। एक कहानी है पटवाड़, जो एक निर्धन
दिहाड़ीदार घास काट कर गुजारा करने वाली स्त्री के संघर्ष की कहानी है। और अंतिम कहानी है मुआवजा, जो कि पहाड़ों में बसे एक बेहद गरीब किसान परिवार में कन्या संतान की उपेक्षा पर आधारित है। तो इस प्रकार इसमें 10 कहानियां हैं। ये कहानियां कितनी सफल हो पाई हैं, इस बात को मैं पाठकों पर छोड़ता हूं। कहानी के शिल्प, संरचना, कथा वस्तु इत्यादि तत्वों पर समीक्षा करने के लिए मैं वरिष्ठ साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कथाकार श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी का हृदय से आभारी हूं। और सच्ची मुठभेड़ के संपादक श्री देवेंद्र धर जी का भी इस पुस्तक को पुस्तक समीक्षा के आयोजन में सम्मिलित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सच्ची मुठभेड़ के मंच से मैं सुदर्शन वशिष्ठ, शिमला, हिमाचल प्रदेश से आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास एक ताज़ा कहानी संग्रह है जिसका नाम है जब तक जिंदा हैं। इस संग्रह के कथाकार हैं डॉक्टर कुंवर दिनेश जी। हर संग्रह से गुजरने पर कुछ न कुछ नया अवश्य देखने को मिलता है, क्योंकि हर कथाकार का अपना एक दृष्टिकोण रहता है कहानी लिखने में। इस नज़रिए से कुंवर दिनेश की कहानियाँ बिल्कुल अलग दिखलाई पड़ती हैं। ऐसी कहानियाँ या इन विषयों पर कहानियाँ अब कम लिखी जा रही हैं। इन कहानियों में ग्राम्य जीवन के भूले बिसरे विश्वास, आस्थाएं, मान्यताएं विद्यमान हैं, जिन्हें हम आधुनिकता की दौड़ में भूल चुके हैं या धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इन कहानियों में गांव है, गांव के झगड़े हैं, गांव की पंचायत है, लाला, वैद्य, पंडित, ज्योतिषी, देवता के गुर, राजपूत आदि सब हैं। किस तरह छोटे छोटे उधार चुकाने के लिए पुराने बुजुर्ग पुराने समय में बहुत चिंतित रहते थे। गांव में बहुत सारे ऐसे चरित्र देखने को आज भी मिल जाते हैं जो हमेशा झगड़ों में संलिप्त रहते हैं। कुछ महिला पात्र जो उपेक्षित दिखलाई पड़ते हैं और उन्हें हीन या हे दृष्टि से देखा जाता है। आज भी अपने कई तरह के संस्कार निभाने के लिए ग्रामीण एक एक पैसा जोड़ते हैं, क्योंकि सारे संस्कारों को किया जाना ग्राम्य समाज में बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ये सभी बहुत ही छोटे छोटे अनुभवों की छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो आज आधुनिकता की दौड़ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उन्हें लेखक ने बड़ी शिद्दत से उठाया है। ये कुंवर दिनेश का पहला कथा संग्रह है जिसमें कुल 10 कहानियाँ संकलित हैं। कुंवर दिनेश अंग्रेज़ी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एक हाइफन नाम की अंग्रेज़ी में पत्रिका भी निकालते हैं। इनके 14 काव्य संकलन छप चुके हैं, जिनमें से 4 हाइकू संग्रह हैं। हाइकू लेखन में ये विशेष सिद्धहस्त हैं, लेकिन जहाँ तक कहानी का प्रश्न है, हमारे समक्ष इनका पहला कथा संकलन आया है। ये कथा संकलन हमें कई आम फहम मुहावरों
की ओर ध्यान देने में समर्थ होता है। जैसे गांव में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है कि जब तक जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं, कोई भी मुसीबत हो, आपसी वैर विरोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, सभी ये कहते सुने गए हैं कि जब तक जिंदा हैं ये तो चलेगा ही। इसी इसी विषय पर इनकी पहली कहानी जब तक जिंदा हैं है, जिसमें गांव में दो परिवारों के बीच पिछले 60 साल से चले आ रहे छिटपुट झगड़ों में बढ़ोतरी तब होती है जब उनके बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और बच्चों की ये लड़ाई बड़ों तक आ पहुंचती है। दोनों परिवारों में सुलह सफाई करने के लिए बहुत कोशिशें की जाती हैं और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस के एसपी भी सरला और मान सिंह जो दो पात्र हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सरला को पूछा जाता है कि एसपी जब पूछते हैं कि आप गांव में आपसी वैर विरोध मिटा के सद्भाव से रहो और ये झगड़े कब तक चलते रहेंगे आपके, पुलिस ही आगे कोर्ट में जाएगा तो कब तक भुगतोगे, तो उस महिला का जवाब है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक। यानी ऐसे झगड़े, ऐसे मनमुटाव पूरी ज़िंदगी गांव भर में चले रहते हैं। एक और कहानी है लच्छी नाम से, जो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। लच्छी गांव में एक बदनाम औरत है जिसके पति के मृत्यु के बाद वो सिगरेट, बीड़ी, शराब पीना शुरू करती है और अक्सर ड्राइवर, कंडक्टरों के साथ देखी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसका घर एक शाम जल जाता है। लकड़ी का घर होने से धू धू कर एकदम जल उठता है। गांव के एक लाला जब इस जलती आग को देखते हैं, क्योंकि कोई भी उस घर की आग को बुझाने नहीं आता, तो ये लाला साहस करके अपने लड़कों को लेकर उस आग में पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस घर को बचा नहीं पाते। अपनी पत्नी और गांव वालों के उल्हानों से घबराते हुए और उनकी परवाह किसी हद तक ना करते हुए भी लाला जी उस औरत की मदद करते हैं और उसे एक सड़क के पास शिवालय में स्थापित करने में सफल होते हैं, जहां वो झाड़ू पोछा करती है और अपना जो उसने दुष्कर्म अपना रखे थे उन्हें छोड़ एक अच्छा जीवन वहाँ पर जीने की कोशिश करती है। इस तरह से ये कहानी एक आदर्शवादी दृष्टिकोण भी हमारे सामने रखती है। एक और छोटी सी मगर बहुत अद्भुत कहानी है मुमूर्षा नाम से। ये एक सांप की कथा है, कोबरा स्नेक की, जिसमें लोगों की ये आस्था रही है कि जब सांप कई वर्षों तक जीने के बाद बूढ़े हो जाते हैं तो वो मरने की इच्छा से घरों की ओर आ जाते हैं ताकि उन्हें कोई मोक्ष प्रदान कर दे। ऐसे एक सांप एक घर के पीछे आकर सीटियां बजाता है, तो उस घर में जो महिला हैं और औरत बुढ़िया, वो कहती है कि सांप अपनी मुक्ति के लिए यहाँ आया है। दूसरे दिन भी सांप वहाँ देखा जाता है, तो उसी के चाचा तरसेम बताते हैं कि ये सांप उन्होंने जंगल में भी देखा है और अगले दिन वो उसे अपने बंदूक से गोली चलाकर मुक्ति प्रदान कर देते हैं। एक बहुत ही अद्भुत कहानी है बामण का कर्ज। हमारे गांव में बहुत पहले से देखा गया है कि लोग बाग अपने छोटे से छोटा कर्ज इसी उम्र में चुकाना चाहते हैं और बहुत बार तो बीमार हो जाने पर या लगता है कि मृत्यु नज़दीक आ रही है, वे किसी न किसी तरह से अपना कर्ज लौटाना चाहते हैं। ऐसे एक वैद्य है गांव में जिन्होंने एक पंडित से बचपन में 20 रुपये लिए थे। 20 रुपये तो नहीं लिए थे, लेकिन अपने दोस्त की तख्ती उन्होंने तीसरी जमात में तोड़ दी थी, जिसके 20 रुपये उन्होंने लौटाने थे। उन्हें एक सपना आता है कि ये
कर्ज मैंने लौटाना है। तो शहर आकर अपने मित्र के घर, जो अब एक संपन्न व्यक्ति है, 20 रुपये लौटाते हैं, ये कहकर कि ब्राह्मण का कर्ज मैं कैसे रख पाऊंगा। एक और कहानी है चंदू टुंडा नाम से। टुंडा जो है वो फौज की नौकरी से वापस आता है। उसके बाह में कोई चोट आने से उसे रिटायरमेंट दे दी जाती है, लेकिन फिर से गांव में आने पर अपने पड़ोसियों से उसका झगड़ा होता है। एक पेड़ काट देने से वो कहता है कि मेरी ज़मीन है में है, दूसरा कहता है कि मेरी ज़मीन में है। अंत में जब मामला पंचायत तक जाता है तो टुंडा देवी की झूठी कसम खा लेता है कि ये तो मेरी ज़मीन में है। तो दूसरा जो ज़मीन का मालिक भक्त राम है वो चुप हो जाता है। लेकिन इस टुंडा के घर में अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जिसके कारण देवी के घूर के सामने फिर वह स्वीकार करता है ये ज़मीन मेरी नहीं, भक्त राम की ही है। इस तरह एक और गांव के ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है पटवाल। पटवाल यानी बच्चे के मुंडन संस्कार के लिए गांव में बसंती मेहनत मजदूरी करती है और बार बार अपने घर का घी बेचकर, घास काट कर वह पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन बार बार वो पैसा किसी दूसरे काम में लग जाता है और उसका जो बच्चा है दीनू, उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। उसके साथ ही उसे छेड़ते हैं। अंत में जहाँ वो घास काट रही होती है वहाँ दीनू को एक नाग काट लेता है। लेकिन वो उपचार से बच जाने के बाद बसंती को देवता का गुर बताता है कि कोई ना कोई खोट निकला है, जो तुमने सुखना की थी वो पूरी नहीं की। अंततः बसंती फिर से मेहनत करके बड़े सूक्ष्म तरीके से पंडित जी से गुहार लगाते हैं कि किसी तरह थोड़ी बड़ी विधि अपनाकर इसका मुंडन करवा दीजिए। तो मुंडन करवाने के बाद वह अपने जो उसका फ़र्ज है उससे मुक्त हुई मानती है। एक और बाल मनोविज्ञान की कहानी भी है मम्मा नाम से। किस तरह बच्चे आजकल टीवी सीरियलों में देखते हैं जिसमें महिलाएं अपने पूरे मेकअप में आती हैं, और वो बच्चा जिसका नाम अखिल है अपने दूसरे सहपाठी आशीष की मां को देखता है किस तरह वह चूड़ी बिंदियां आदि लगाकर हमेशा सुसज्जित रहती है। लेकिन उसकी मां जो विधवा हो चुकी है इन चीज़ों से परहेज करती है और उसको खर्चा चलाने के लिए भी उसके पास घर में जो किराए पर एक कुछ पोर्शन दे रखा है वही है। ये बच्चा निखिल अपने दोस्त के घर से अपना एक प्रिय जो ट्रेन टॉय है उसके पास, उसे देकर अपनी माँ के लिए बिंदियाँ, चूड़ियाँ, लिपस्टिक आदि लाता है और अपनी माँ को देना चाहता है। और माँ उन चीज़ों को उसके स्कूल बैग में देकर हैरान रह जाती है और उसके प्रति बहुत संवेदना भी व्यक्त करती है, क्योंकि किस तरह बच्चे के मन में ये इच्छा है कि उसकी माँ भी सज कर रहे। एक और कहानी है पुराना मित्र नाम से। जो ऐसे मित्र की कहानी है जो बरसों बाद मिलता है, उसे भरोसा देता कि हमारे घर चलो, रात वहीं ठहरो, लेकिन घर का पता नहीं बताता और ना ही अपना मोबाइल नंबर देता है कि किस तरह उसके घर में वह पहुंचेगा। ये गांव से जो शहर या कस्बों में लोग आ गए हैं उनकी मनोस्थिति का वर्णन करता है। एक और कहानी मुआवजा नाम से है, जो पूरी गांव की ज़मीन से जुड़ी हुई है। इसमें एक लड़की लक्ष्मी बहुत मेधावी है पढ़ने में, लेकिन ज्योतिषी जी उसके घर वालों को कहते हैं कि ये ऐसे लगन में पैदा हुई है कि सारे घर वालों के लिए मुसीबतें लाएगी, क्योंकि उसका बापू शराबी है, बहुत कर्जदार है, उसका कर्जा बढ़ता ही जाता है। तो सारे घर वाले जो इसका दोष है उस लड़की पर बढ़ते हैं। लेकिन लड़की मेधावी है, उसे अपने स्कूल के अध्यापक कहते हैं कि इसको अच्छी तरह पढ़ाना
और एक बार वो स्कूल में कंपटीशन में प्रथम आने पर उसे दूसरे स्कूल में ले जाया जाता है, जहाँ भी वह अपनी सारे जो वाद विवाद प्रतियोगिता आदि होती है उसमें प्रथम रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से वापसी में आती बार लक्ष्मी जिस बस में बैठती है उसके एक्सीडेंट होने से इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सरकार द्वारा एक्सीडेंट में मृत्यु हुए लोगों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाता है, जो उसके पिता को भी मिलता है, और उसके पिता इस मुआवजे के पैसे से अपना सारा कर्ज उतारते हैं। और ये जो लड़की उनके लिए ज्योतिषी के मुताबिक बहुत ही एक बुरे ग्रह वाली मानी जाती थी, जाते जाते अपने बापू का सारा कर्जा उतार जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि इन कहानियों में गांव की ऐसी बातों, ऐसी घटनाओं, ऐसी परंपराओं, ऐसी आस्थाओं का वर्णन किया गया है जो हमें आज हम भूलते जा रहे हैं, और ऐसी घटनाएं या वर्णन या ऐसी स्थितियां हमें देखने को भी नहीं मिलती। इसके साथ ही इस संग्रह में गांव में बोले जाने वाले वाक्यांश और शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे सरीक, छोरू, दुंदासा, सोत, तबिया, पटवाल, ओबरा, कारज आदि। और इन शब्दों के साथ जो गांव के मुहावरे हैं उनका भी प्रयोग किया गया है, जिससे ये कथा संग्रह बहुत ही उपयोगी और प्रभावी बन पड़ा है। धन्यवाद।